हाय एवरीवन, दिस इज सुमित मधुकर योर फ्रेंड। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसके कोट को यूपीएससी ने स्वयं अपने यूपीएससी ऐसे के टॉपिक के तौर पर लिया है, जो कि है ट्रुथ नोज नो कलर। सत्य कोई रंग नहीं जानता है। और उस व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक डगलस। ये है हमारे फ्रेडरिक डगलस। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, इनकी कहानी के बारे में, ये कहाँ से आए, क्या थे और क्यों है ये इतने इम्पोर्टेंट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो आज के ज़माने में एक लाइन बहुत फेमस है, टॉल डार्क एंड हैंडसम। टॉल और डार्क तो ठीक है, पर हैंडसम कब से जोड़ा जाने लगा डार्क लोगों के साथ? क्योंकि आपको तो मालूम है, अमेरिका और ब्रिटिश का इतिहास में काले लोगों को कोई इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था। तो ये किन लोगों की मेहरबानी है जिनके वजह से आज डार्क के साथ हैंडसम लगता है? आज ब्लैक लोग भी उसी अधिकार के साथ जीते हैं जिस प्रकार सफ़ेद लोग जीते हैं। वो इन जैसे लोगों की देन है, फ्रेडरिक डगलस जैसे लोगों की देन है। और इन्हीं का ये कोट है, राइट इज ऑफ नो सेक्स, ट्रुथ इज ऑफ नो कलर, गॉड इज द फादर ऑफ ऑल एंड वी ऑल आर ब्रेथरन। कि अधिकार का कोई जेंडर नहीं होता, अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर है। सत्य कोई रंग नहीं देखता, हर रंग के लिए सत्य समान है। और गॉड, भगवान ही हमारे पिता है और हम सब भाई बहन। फ्रेडरिक डगलस, 1817 में इनका जन्म यूएस के मैरीलैंड शहर में हुआ। काले बच्चे थे तो गुलाम थे। इनकी माता भी गुलामी करती थी इनसे 14 मील दूर। और ये जिन घर में रहते थे, उस घर में इनको थोड़ा सा फायदा मिला। पता है क्या? शिक्षा का फायदा। इनकी जो मालकिन थी, उन मालकिन ने इनको थोड़ा मोड़ा पढ़ना सिखाया और तब से इनकी रुचि जागी। और ये वीडियो आपको ये भी बताएगा कि शिक्षा किस प्रकार से लोगों की जिंदगी बदल देती है, किस प्रकार से लोगों को बदल देती है। फ्रेडरिक डगलस जब 8 साल के हुए तो उनकी माता मर गई। और जब वो थोड़े से और बड़े हो रहे थे तो उनका पाला एक बहुत ही घटिया आदमी से पड़ा। उस आदमी का था नाम एडवर्ड कोवी। एडवर्ड कोवी। कुछ लोग को आप जानते होंगे जो निहायती हरामी होते हैं, निहायती घटिया होते हैं, जिनका मकसद ही होता है लोगों को कष्ट पहुंचाना। ये वही आदमी था, एडवर्ड कोवी। कोवी कोई मौका नहीं छोड़ता था डगलस को मारने का। हम सबके विद्यालय में ऐसा कोई ना कोई शिक्षक या शिक्षिका होती है जो हमें टारगेट करके रखता है कि इसको मार के ही रहेंगे। बिल्कुल कोवी वैसा ही था। वो बस मौके ढूंढता था कि किस प्रकार डगलस कोई गलती करे और उसे मारे। और एक बार तो उसने इतना मारा डगलस को कि डगलस ऑलमोस्ट अधमरा हो गया। पर उस दिन डगलस का टर्निंग पॉइंट था। सब कुछ बदलने वाला था इस दिन से, क्योंकि डगलस ने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद से वो कभी भी मौका नहीं देगा कि कोवी उसे मारे। और कोवी जब अगली बार उसे मारने आया तो डगलस ने डट कर सामना किया उसका। और उसके बाद से कोई ऐसा दिन नहीं आया जब कोवी उसे मारे। डगलस कहते हैं, मेरे सामने एक नई दुनिया खुल गई थी। यदि जीवन केवल सांसों और रक्त की तेज गति से बढ़कर कुछ है, तो मैंने उस एक दिन में उतना जी लिया जितना अपनी गुलामी के पूरे एक वर्ष में नहीं जी पाया था। यह आनंद और उल्लास का एक ऐसा समय था जिसे शब्द बहुत ही साधारण रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। ये कहना है डगलस का। डगलस कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। 1800 के दौर में जब रंग भेद अपने चरम पर है, सब जगह सफेद लोगों का बोलबाला है, उनके सिस्टम का बोलबाला है, उसके अगेंस्ट एक 20-22 साल का लड़का खड़ा है। वो नहीं मानता इस ऐसे धकियानुसी सिस्टम को। वो साफ साफ कहता है, मुझे मेरे अधिकार चाहिए, मैं इंसान हूं, मुझे इंसानों वाले अधिकार चाहिए। तुम्हें गुलाम बनाने का अधिकार दिया किसने? पर यही कहानी है कि कैसे डगलस अपने गुलामी से आज़ाद हुआ। डगलस 3 सितंबर 1838 जब वो 21 साल का हुआ, उस समय को याद करते हुए कहता है कि इसी दिन मेरी आज़ाद ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और उन्होंने कैसे शुरुआत करी, वो कैसे गुलामी से छुटकारा पाए, यही कहानी है। आज से पहले कभी भी फ्रेडरिक डगलस इतना नर्वस नहीं हुआ। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको डर रहा हो कि आप कभी भी पकड़े जा सकते हो? आज ऐसा ही दिन है जब डगलस एक ऐसा काम करने वाला है जिसमें उसको खौफ उतना ही है कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। और अगर पकड़ा गया तो वो जिंदगी भर के लिए गुलाम रहेगा। उसके पास कोई मौका नहीं रहेगा कि वापस वो कभी आज़ाद हो पाए। इसलिए आज डगलस के पेट में तितलियां उड़ रही है जब भी गाड़ी उछल रहा है। तो
डगलस, जिसका नाम फ्रेडरिक ऑगस्टस वाशिंगटन बेली है, वो आज नाव पर बैठकर एक गंभीर और रिस्क से भरा हुआ जर्नी पूरा करने वाला है आज़ादी की ओर, अपनी आज़ादी की ओर। After Douglas attempted to escape slavery 2 years prior was betrayed by a fellow enslaved person. द मंकीज फैलेसी आपने सुना है कि एक बंदर अगर केला नहीं खा पाएगा तो वो किसी और को खाने भी नहीं देगा। वैसे ही डगलस जब 2 साल पहले एस्केप करने का कोशिश किया था तो उसके साथ वाला एक गुलाम आदमी उसको जेल भिजवा दिया। ये कैसे साला, ये कैसे गुलामी से भाग जाएगा, हम तो जिंदगी भर किया, ये भी करेगा। ऐसे ही होते हैं आजकल लोग। Sent to Baltimore by his master and hired out to work in the city's shipyards. डगलस को जेल हुआ और उनको फिर बाल्टीमोर भेजा गया अपने मास्टर के पास, और वहाँ पे उन्होंने शिपयार्ड में काम करना सीखा। डगलस का डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा था। वो कभी भी हार मान ही नहीं सकता था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसको गुलामी से छुटकारा चाहिए और वो लेके रहेगा, फिर चाहे कुछ भी कर ले। डगलस vowed to try to escape again on September 3, 1838. उसने कसम खाई कि वो सितंबर 3, 1838 को ज़रूर भाग के रहेगा। Although he knew the risk, उसको मालूम था रिस्क। उसको मालूम था कि अगर इस बार ही वो हारा तो कोई चारा नहीं है, फंस के रहेगा, हमेशा गुलामी रहेगा। उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि इट वुड स्टील माई फेट एज ए स्लेव फॉरएवर। डगलस जानते थे कि ये उनका आखिरी मौका है। यदि इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो उनके भाग्य में गुलामी के अलावा और कुछ नहीं हुआ। इसलिए डगलस ने अपनी वेशभूषा बदली और उन्होंने अपने आप को एक फ्री ब्लैक सेलर की तरह दर्शाया। और ये एक क्रेडिटेबल रिस्क भी था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय तक वाटर फ्रंट में काम किया था, तो उनको मालूम है कि सेलर लोग कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपने आप को तब्दील किया, कपड़े भी वैसे ही पहने, रेड शर्ट और सेलर का हैट और क्रैवेट जो वो लोग नेक पे पहनते हैं। इनटू हिज पॉकेट डगलस के जेब में एक सेलर्स प्रोटेक्शन पास था। उनको मालूम था कि सेलर लोग को एक प्रोटेक्शन पास मिलता है। वो पास उन्होंने अपने एक दोस्त से बोरो किया था। बट एक प्रॉब्लम था कि उस पास में रेजेम्बलेंस लिखा होता है, किसी भी आदमी का कद काठी क्या है, कैसा दिखता है, वो सब लिखा होता है। और डगलस अपने दोस्त के जैसे दिखते नहीं थे, कद काठी से भी नहीं। बस यही तकलीफ था पूरे के पूरे जेल में कि अगर वो पकड़े गए तब तो आपको मालूम है कि उनको वापस जेल भी भेजा जाएगा और उनके दोस्त को भी सजा सुनाई जाएगी। डगलस की हालत अब एक भारतीय रेल यात्री की तरह है, जिसके पास टिकट तो है पर नकली। डगलस जैसे ही स्टेशन पहुंचा, टिकट एजेंट से बचते बचाते उसने एक ट्रेन देखा जो नॉर्थ की ओर जा रही थी, और चलते हुए ट्रेन में वो बैठ गया। बैठने के कई मिनट के बाद कंडक्टर फाइनली आया सेग्रीगेटेड पैसेंजर कार में, उस कार में जहां पे ब्लैक लोग बैठते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन राइडर्स। ऑल्दो डगलस रिमेन काम्ड ऑन द आउटसाइड। हालांकि बाहर से तो दिखने में लग रहा है कि डगलस एकदम काम है, पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है कि उसे मालूम है कि अगर कंडक्टर ने धर लिया इसको तो गया, खेला समाप्त, सारा आज़ादी गया। फाइनली जो रेल रोड ऑफिशियल है वो डगलस के सीट पे आता है और उससे थोड़ा वार्तालाप करता है। उसको पूछता है कि मुझे लगता है कि आपके पास फ्री पेपर ज़रूर होंगे। तो उसने बोला, नहीं सर, मेरे पास तो फ्री पेपर नहीं है, पर मेरे पास कुछ और है। मेरे पास है एक पेपर जिसमें अमेरिकन ईगल है, और उस पेपर से मैं वर्ल्ड के किसी भी जगह पे घूम सकता हूँ। डगलस ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया। डगलस ने अपने जेब से डॉक्यूमेंट निकाला और देखा। The eyes of the conductor were drawn to the authoritative eagle emblazoned on the top, rather than to the erroneous physical description. जो हमारा ऑफिशियल था उसका नज़र टिक गया था उस अथॉरिटेटिव ईगल पे, जो कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा हुआ था, ना कि अंदर के फिजिकल डिस्क्रिप्शन पे, जो कि गलत था। क्योंकि अगर गलती से उसने पकड़ लिया होता कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन डगलस के साथ मैच नहीं हो रहा है, तब तो डगलस गए। डगलस ने लिखा, he could not have failed to discover that it called for a very different looking person from myself. डगलस ने लिखा कि अगर उन्होंने वाकई में पहचाना होता, अगर उन्होंने वाकई में खोला होता तो उनको पता लग ही गया होता, इतना डिफरेंस है।
Douglas's anxiety didn't totally fade along with the conductor's footsteps. कंडक्टर जैसे ही वापस जाने लगा अपने कार की तरफ उस तरफ, डगलस की एंजाइटी कम नहीं हुई उससे. He remained subject to arrest at any moment as the train passed through the slave states of Maryland and Delaware. स्लेव स्टेट्स थे कुछ मैरीलैंड और डेलावेयर के. जब ट्रेन उस जगह से पास करेगा तो उसे मालूम है कि वो कभी भी अरेस्ट हो सकता है. अब 21 साल का बच्चा है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, और भय तो रहेगा ही ना कि अगर वापस से पकड़ा गया तब तो. द फास्टर द ट्रेन स्पेड, द स्लोअर इट seemed to drag to the fleeing Douglas. Minutes were hours, the hours were days during this part of this flight, he wrote. वो बस चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ट्रेन पार हो जाए, एटलीस्ट मैरीलैंड और डेलावेयर से, ताकि वो पकड़ा ना जाए. इन एडिशन डगलस कवर वॉज नियरली ब्लोन ऑन मल्टीपल ओकेजन. कई जगह पर डगलस पकड़ा जाने वाला था. द ट्रिप रिक्वायर्ड हिम टू क्रॉस द Susquehanna River by ferry, and on board was an old acquaintance who began to ask probing questions. अब ट्रिप के दौरान फेरी को, जो हमारा नाव है, उसको सुस्क्वेहाना रिवर से पास होना था, और उसी दौरान एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था जो उससे सवाल पे सवाल, कुछ नहीं होते तेज लोग. देन बोर्डिंग अ नॉर्थ बाउंड ट्रेन अक्रॉस द रिवर, और उस पार एक नॉर्थ बाउंड ट्रेन को पकड़ना था. डगलस लुक थ्रू द विंडो ऑफ अनदर ट्रेन, stopped on the track, and spotted a white ship captain from whom he had recently worked. डगलस ने देखा कि एक वाइट शिप कैप्टन वहीं पे खड़ा है जिसके साथ वो ऑलरेडी काम कर चुका है. अगर उसने पकड़ लिया उसको तो फिर वो तो गया ना. यहाँ पे इस पूरे कहानी में यही चल रहा है कि कभी भी वो पकड़ा जा सकता है. और जब आप चोरी चकारी का काम कर रहे हो ना, ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पकड़े जाने की आशंका है, तो आपको लोग मिल ही जाते हैं. The captain's gaze never fixed on Douglas, but the eyes of a German blacksmith whom Douglas knew did fall upon him. जो कैप्टन था, उसका वाइट शिप कैप्टन, उसका आंख डगलस पर नहीं पड़ा, पर एक और आदमी था, एक जर्मन लोहार, जिसका नज़र डगलस पर पड़ गया. Blacksmith looked at Douglas intently, but never called him out of the railroad officials. उस लोहार ने डगलस को देखा लेकिन कभी भी ये नहीं बोला कि इसको पकड़ लो. डगलस जानता है कि वो उसे जानता था. डगलस ने लिखा, लेकिन उनके पास शायद इतना हृदय नहीं था कि वो मुझे चीट कर पाए. इन स्पाइट ऑफ द ऑब्स्टैकल्स, इन सारे कठिनाइयों के बावजूद डगलस सेफली न्यूयॉर्क पहुंच गए 24 घंटे से भी कम समय में. ऑल्दो ऑन फ्री सॉइल, Douglas was not legally a free man. Packs of slave catchers roamed the streets of New York searching for fugitives. मशक्कतों को पार करके डगलस फाइनली पहुंच गए न्यूयॉर्क. हालांकि वो एक आज़ाद मिट्टी थी, पर डगलस अभी भी लीगली एक फ्री आदमी नहीं था. वहाँ पे कई सारे स्लेव कैचर्स थे जो इस ताक में बैठते थे कि कहीं से भी स्लेव दिखे और वो उन्हें वापस पकड़ करके उनके मालिक के पास ले जाए. बिल्कुल कुत्तों जैसी हालत थी गुलामों की उस दौर में. पर कुछ लोग अच्छे भी थे, जैसे एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट डेविड रगल्स, जिन्होंने डगलस को आसरा दिया तब तक जब तक उनकी होने वाली बीवी, एक फ्री ब्लैक हाउसकीपर जिनका नाम एना मरे था, वो बाल्टीमोर से वापस नहीं आई. एना मरे का बहुत बड़ा हाथ है डगलस को एक एक्टिविस्ट बनाने में, एक एबॉलिशनिस्ट बनाने में. बोलते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तो आप समझ लो ऐसा कि फ्रेडरिक डगलस के कामयाबी में एना मरे का बहुत बड़ा हाथ है. उस दोपहरी जब डगलस और एना मरे की शादी हुई, उसके बाद वो लोग सेफर रेफ्यूज लेने के लिए मैसाचुसेट्स चले गए. देयर डगलस ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी एज एन अबॉलिशनिस्ट क्रूसेडर. डगलस नहीं चाहते थे कि उनके जैसे अन्य ब्लैक व्यक्ति ऐसी ज़िंदगी जिए जो उन्होंने जी, गुलामी में. टू बेटर कंसील हिज आइडेंटिटी ही चेंज हिज लास्ट नेम फ्रॉम बेली टू डगलस. उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए अपने लास्ट नेम को बेली से डगलस कर लिया. उनके समर्थकों ने उनके लिए पैसे इकट्ठा किए और उनके लिए आज़ादी खरीदी ताकि वो लॉ के नज़रों में एक आज़ाद व्यक्ति की तरह जी सके. When Douglas published his autobiography in 1845, जब डगलस ने अपनी आत्मकथा को 1845 में निकाला, तब उन्होंने कई सारी डिटेल्स को इधर उधर कर दिया ताकि कोई भी उनके समर्थकों को पकड़ न सके और अथॉरिटी को यह भी ना पता चले कि कैसे कैसे एक काला आदमी स्लेवरी के बॉन्ड से छूट करके निकल गया. इट इज़ नॉट अंटिल 1881 दैट ही फाइनली डिटेल्ड हिज एस्केप. 1881 में उन्होंने फाइनली अपना एस्केप का तरीका सबको बताया कि वो कैसे छूट करके कैसे आए. डगलस ऑलवेज लुक बैक
on February 14, 1838 as the day when his free life began. डगलस 14 फरवरी 1838 को वो दिन देखते हैं जब उन्होंने आज़ाद ज़िंदगी की शुरुआत करी। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही सेलिब्रेटेड द डेट इन प्लेस ऑफ हिज अननोन बर्थडे। डगलस को नहीं मालूम था कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता ने कभी बताया नहीं, पर उन्हें याद है कि उसकी मम्मी उसे लिटिल वैलेंटाइन कहती थी, जो कि 14 फरवरी को मनाया जाता है और 1838 में वो छूट करके वहाँ से भागे थे। तो ये थी फ्रेडरिक डगलस की कहानी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हर इंसान को ये नहीं पता होता है कि उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए, पर अगर किसे पता भी है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पा ले जो वो चाहता है। पर फ्रेडरिक डगलस को मालूम है कि उसे क्या चाहिए, और जो उसे चाहिए वो लेकर ही रहेगा। और जब उसे पता लगा कि आज़ादी जैसा अमृत कुछ है ही नहीं, तो उसने अपने लिए तो पाया ही, पर जिनके पास नहीं है उसके लिए भी उन्होंने फाइट किया। That's what make him a great man। एक महान व्यक्ति की यही खूबियाँ होती है, जैसे महात्मा गांधी में थी, जैसे ज्योतिबा फूले में थी, जैसे B.R. अम्बेडकर में थी, जैसे पेरियर वी रामास्वामी में थी। इन सारे लोगों ने केवल अपना नहीं सोचा, पूरे समाज के बारे में, हर एक व्यक्ति के बारे में जो उस ऑपरेशन का शिकार है, उन सब के बारे में सोचा और सबको आज़ादी दिलाई। इसी के साथ हम ये कहानी ख़त्म करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, आपने देखा होगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानी सुननी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। बस और कुछ नहीं। बाय बाय।